हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन एवं वान डी ग्राफ। दोनों टॉपिक आज अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या है, ये किस तरीके से जुड़ते हैं और इनकी तुल्य धारिता का डेरिवेशन क्या बनता है, तो वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है, तो ये संयोजन, इसको इसी को बोला जाता है संयोजन की ये किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को श्रेणी क्रम बताया था। तो श्रेणी क्रम में किस तरीके से जुड़ता है, इस तरीके से क्षैतिज, है ना, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है जिसको, और ये एक के नीचे ऊपर नीचे अगर होते हैं तो उसको समांतर क्रम बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे C1, C2 और C3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी जो पहली प्लेट है, ये फर्स्ट है, ये भी पहली प्लेट है, ये भी पहली प्लेट है, इधर वाली दूसरी प्लेट होती है। पहली प्लेट बिंदु A से जुड़ी होती है, ऐसे कैसे सेकेंड प्लेट जो होती है वो बिंदु B से जुड़ी होती है, यहाँ पे पॉइंट B रहेगा, और बिंदु A से आवेश दिया जाता है और बिंदु B का संबंध पृथ्वी से होता है। अब इसकी थ्योरी क्या बनती है, तो संयोजन हुआ। संयोजन एक बार और आप लोग देखें किस तरीके से कि ये जो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध एक बिंदु से होता है तथा दूसरी प्लेट का संबंध एक अन्य बिंदु से होता है। बिंदु A से आवेश दिया जाता है और बिंदु B का संबंध पृथ्वी से होता है। जैसे दिख रहा है ना, पहली प्लेट किससे जुड़ी है, बिंदु A से, और दूसरी कहाँ से जुड़ी है, B से। तो इस तरीके से संयोजन बनेगा इसका। अब बात आती है तुल्य धारिता की या परिणामी धारिता। बताना है आप लोगों को कि क्या लैंग्वेज क्या लिखना है इसमें। तो सुने आप लोगों को, डायग्राम देखें। माना C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनके प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। कॉमन विभवांतर यहाँ पे V रहेगा। जब बिंदु A से +Q आवेश दिया जाता है तो यह +Q आवेश प्रत्येक संधारित्र में क्रमशः Q1, Q2 व Q3 के रूप में बढ़ जाता है ना। ये आवेश जो दिया जाता है वो तीन भागों में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आवेश जो है आवेश Q जो है, कुल आवेश जो दिया जा रहा है वो किसके बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा। तो डेरिवेशन की शुरुआत होगी कुल आवेश से। Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। अभी आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है C इक्वल में Q के अपॉन में V। यहाँ से आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल क्या आएगा, CV आएगा। तो इस फार्मूले से क्या निकालना है, पहले संधारित्र का आवेश निकालना है, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। तो इसी तरीके से इस फार्मूले से अगर बनाते हैं तो Q1 इक्वल बनेगा C1V, Q2 अगर बनेगा दूसरे संधारित्र के बीच आवेश के लिए आवेश बनेगा तो C2V बनेगा, और ऐसे कैसे लिए तीसरे के लिए बनेगा तो C3V बनेगा। ये वहां का रखना है, समीकरण 1 में वैल्यू रखना है। समीकरण 1 से या समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, Q के इक्वल में Q1 की वैल्यू रखना है C1V प्लस Q2 की वैल्यू रखना है C2V प्लस Q3 की वैल्यू रखना है C3V। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इक्वेशन सेकेंड बनेगी। ठीक है ना। अब अपने को निकालना है तुल्य धारिता का या परिणामी धारिता का। तो यदि अगर वो धारिता होती है, यदि, तब धारिता का एक फार्मूला होता है Q के अपॉन में V। यहाँ से अगर आवेश का मान निकालेंगे तो ये बनेगा CV, ये इक्वेशन बनेगी थर्ड। अभी देखिए सेकेंड और थर्ड से क्या होगा कि ये Q का जो मान है CV, ये का रख देना है, सेकेंड में रख देना है। तो यहाँ पे स्टेप बनेगी, वैल्यू रखेंगे तो CV इक्वल आएगा V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V क्या होगा, यहाँ पे कैंसल आउट होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से तुल्य धारिता का या परिणामी धारिता का डेरिवेशन मिलेगा। अभी ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि यहाँ पे धारिता बढ़ेगी। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बन रहा है कि तीनों संधारित्र की धारिताओं का योग तुल्य धारिता के बराबर होता है। इसका मतलब इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ती है, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता कम होती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला बनता है वो व्युत्क्रम अनुपाती बनता है। तो वहाँ से धारिता क्या होगी, कम होगी, लेकिन यहाँ से बढ़ेगी। तो ये अपनों ने संधारित्रों का समांतर क्रम अभी क्वेश्चन जो है डेरिवेशन क्लियर करा है। तो एक बार और मैं इसको
चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ कि किस तरीके से संयोजन हो रहा है और किस तरीके से डेरिवेशन बन रहा है। तो सबसे पहले संयोजन की बात करते हैं। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक का मतलब जितने भी जुड़ेंगे, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट का संबंध एक अन्य बिंदु बी से कर देते हैं। बिंदु ए से आवेश दिया जाता है और बिंदु बी का संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। फिर आती है कि इनमें थ्योरी क्या बनती है तुल्य धारिता के लिए। तो माना C1, C2 व C3 धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी प्लेटों के मध्य उभयनिष्ठ विभवांतर V है। जब बिंदु A से +Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश प्रत्येक संधारित्र में क्रमशः Q1, Q2 व Q3 के रूप में बढ़ जाता है। तो शुरुआत होगी डेरिवेशन की कुल आवेश से, और वो Q जो दिया जा रहा है यहाँ से वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यही वहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए ये वाली इक्वेशन बनेगी। अभी इस वाले फार्मूले से Q1 निकालेंगे, मतलब ये Q1 किसके लिए? पहले संधारित्र के लिए आवेश है, तो वहाँ पे धारिता C1 रहेगी, V कॉमन है सब में तो V आएगा। ऐसे कैसे दूसरे संधारित्र की बात करेंगे तो इसके लिए आवेश निकलेगा Q2, क्योंकि यहाँ पे इसको Q2 मिलने वाला है तो वो C2V मिलेगा। ऐसे कैसे Q3 निकालेंगे तो C3V, ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? V कॉमन निकाल लिया, इक्वेशन सेकंड बनेगी। अभी तुल्य धारिता की या परिणामी धारिता की बात करेंगे, मतलब इनको जोड़ने के बाद जो परिणामी धारिता है वो C है ना। तो फार्मूला होता है C = Q/V। यहाँ से वैल्यू, क्योंकि ये भी जो फॉर्म चल रहा है ये आवेश के रूप में चल रहा है, तो यहाँ से आवेश की वैल्यू निकालेंगे Q की, तो CV बनेगी। ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखें आप लोग कि यहाँ भी Q की वैल्यू दे रखी है और यहाँ भी Q के इक्वल में, तो ये Q की वैल्यू कहाँ रख देंगे? 2 में रख देंगे, तो इस तरीके से CV आएगा। V से V कैंसिल होगा तो अपने पास इसका डेरिवेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करें आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करें। आज की क्लास का सेकेंड टॉपिक मैंने लिया है वन डी ग्राफ जनित्र। तो आज हम समझने वाले हैं कि वन डी ग्राफ जनित्र क्या चीज़ होती है और इसका यूज़ क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने डायग्राम बना हुआ है, तो ये डायग्राम भी अपन अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात आती है कि वन डी ग्राफ होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनती है। तो वन डी ग्राफ एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की एक युक्ति होती है, एक मशीन होती है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, वन डी ग्राफ एक ऐसा यंत्र है या ऐसी मशीन है जिसके द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वन डी ग्राफ, एक बार और सुने, वन डी ग्राफ एक ऐसी युक्ति या मशीन है जिसके द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। फिर सेकेंड बात आती है इसके सिद्धांत की, कि सिद्धांत किस पे काम करती है। तो ये जो वन डी ग्राफ जो है युक्ति काम करती है, ये जो दिख रहा है आपको कंघी के आकार का, जिसको C1 बोला जाता है और यहाँ पे C2 बोला जाता है इसको, तो इन दोनों की क्रियाविधि पर आधारित होती है इसकी क्रियाविधि। तो अब किस तरीके से होती है, तो वन डी ग्राफ सिद्धांत सुने आप लोग। वन डी ग्राफ का सिद्धांत या वन डी ग्राफ की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रियाविधि पर आधारित होती है। जब कोई चालक नुकीला होता है तो उसके सिरों पर, नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक विद्युत पवन चलने लगती है जिसमें धनावेश होता है, और जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वायु भी क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। डायग्राम क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से बना है और क्या चीज़ें होती है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक टैंक, लोहे का एक टैंक बना होता है जिसके अंदर ये वन डी ग्राफ रख दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि धातु का खोखला गोला एस होता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये पीपी जो स्तंभ होते हैं, खंभे होते हैं जिन पे टिका हुआ होता है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है जिनके अंदर से एक बेल्ट घूमता है, इस तरीके से बेल्ट कंटिन्यू चलता है। और ये P1 घिरनी जो होती है उसका संपर्क कहाँ होता है? एक मशीन से होता है जिसके माध्यम से इसको घुमाया जाता है। और ये बेल्ट जो होता है ये रबर या रेशम का बेल्ट होता है, विद्युत रोधी बेल्ट बोला जाता है। ये जो बेल्ट होता है ये रबर या रेशम का बेल्ट होता है जो विद्युत रोधी होता है। फिर बात आती है C1 और C2, ये दो कंघियाँ होती है, दिख रहा ना आपको, कंघे के आकार की दिख रही है, इसीलिए नुकीले होते हैं, और यहीं पे इसकी क्रियाविधि या इसका सिद्धांत काम करता है। तो C1 और C2 दो कंघियाँ होती है। C1 को फुहार कंघी, स्प्रे, फुहार का मतलब होता है स्प्रे, ये यहाँ से क्या होती है? धनावेश को स्प्रे करती है। और C2 जो होती है वो होती है संग्राहक, मतलब कलेक्ट करने का काम करती है, खींचने का काम करती है। तो ये इसको आवेश को खींच के कहाँ देती है? गोले में देती है। तो इस तरीके से इस गोले का विभव जो है या विभवांतर निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बाद C1 का संपर्क जो है बैटरी से होता है, प्लस सिरे से होता है, और C2 का संबंध जो होता है उस खोखले गोले एस से होता है।
ठीक है ना। और इस ये पूरा जो सिस्टम होता है, ये युक्ति होती है, वो एक टैंक में रख दी जाती है और उस टैंक का कनेक्शन कहाँ होता है, पृथ्वी की ओर से होता है, ये टैंक रहता है। तो फिर से मैं इसकी बनावट या इसकी संरचना आप लोगों को बता देता हूँ कि वांडी ग्राफ जनरेटर में धातु का एक खोखला गोला एस होता है जो पीपी स्तंभों पर टिका होता है। ये विद्युत रोधी होते हैं, ये स्तंभ भी क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। पीपी स्तंभों पर टिका होता है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है। P1 का संबंध एक मशीन से होता है या मोटर से होता है जिसके द्वारा इसको घुमाया जाता है, और इन घिरनियों के बीच में एक बेल्ट, रबर या रेशम का बेल्ट चलता है। C1 और C2 दो कंघियाँ होती है। C1 को फुहार कंघी कहते हैं, फुहार मतलब वो वहाँ से स्प्रे करती है आवेश को, फुहार कंघी कहते हैं। और C2 को संग्राहक मतलब कलेक्ट करने का काम करती है, संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 का संबंध एक बैटरी के धन सिरे से होता है और C2 का संबंध धातु के खोखले गोले एस से होता है। और इस युक्ति को एक लोहे के टैंक में रख दिया जाता है और उस टैंक का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी बनावट बनी। अब बात आती है इसके सिद्धांत की। आप लोगों ने अभी डेफिनेशन क्लियर करा, सिद्धांत क्लियर करा, अब बात आती है इसके डायग्राम की भी क्लियर कर लिया अभी, और इसकी बनावट भी आप लोगों ने क्लियर कर ली। मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा दिया आप लोगों को, बनावट या संरचना, बनावट या संरचना, ये इस तरीके से, तो वो भी अपनों ने क्लियर कर लिया। फिर बात आती है इसकी कार्यविधि की, ये मेन पॉइंट होता है। एग्जाम में कभी बनता है तो डेफिनेशन, सिद्धांत, डायग्राम और कार्यविधि जरूर पूछी जाती है, और कार्यविधि तो 100% पूछी जाती है। तो बनावट तो जैसे कि संरचना और बनावट तो आप लोग डायग्राम से अच्छे से बता सकते हैं, कोई याद नहीं करना है। उसके बाद कार्यविधि की बात आती है, तो मैंने कार्यविधि कहाँ से बताया था, यहाँ से स्टार्ट करना बताया था कि C1 से कार्यविधि में पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं लैंग्वेज में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एग्जाम में नोट करेंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी क्या है, इसका C1 का संबंध किससे होता है, प्लस सिरे से होता है, बैटरी के प्लस सिरे से होता है। उच्च तनाव की बैटरी होती है, ये प्लस सिरे से होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो कंघी जो होती है इसके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और कौन सा, धनावेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत पवन चलने लगेगी, और वो विद्युत पवन में क्या होगा, धनावेश होगा। और जब बेल्ट का या सामने वाला भाग इसके सामने होता है तो इससे क्या आता है, ये धनावेश स्प्रे हो जाता है, ये स्प्रे करने का काम करती है। तो वो धनावेश कहाँ आ जाता है, वायु के माध्यम से स्प्रे होने के बाद बेल्ट पर आ जाता है। और जब ये बेल्ट का सिरा जब ऊपर जाता है, C2 के सामने आता है, संग्राहक कंघी के सामने आता है, तो ये आवेश जो है कहाँ चला जाता है, इस गोले में चला जाता है। और इस पे मतलब यहाँ पे वो प्रेरण की घटना होती है, संधारित्र, और वो कैसे होती है कि धनावेश के कारण इस कंघी C2 के कंघी के नुकीले सिरों पर ऋणावेश पास वाले ऋणावेश होता है, उसके दूर मतलब गोले पर क्या होता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश है इसके सिरों पर, तो यहाँ पे फिर से एक पवन चलने लगती है, वैद्युत पवन चलने लगती है, जिसमें क्या होता है, ऋणावेश, क्योंकि इसमें प्रेरण के माध्यम से कंघी C2 के निचले सिरे पे क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। तो उसके कारण फिर पवन चलने लगती है, और वो ऋणावेश होता है उसमें, और वो ऋणावेश क्या करती है, इस बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देती है। मतलब ये यहाँ से अनावेशित हो जाता है, ये बेल्ट यहाँ से अनावेशित हो जाता है, ना तो इस पे ऋणायन बनता है ना धनायन बनता है, बचता है। ये फिर से जब नीचे आता है, ये बेल्ट का ये भाग फिर से नीचे, क्योंकि ये तो कंटिन्यू घूम रहा है, ये नीचे आता है तो यहाँ से फिर से आवेशित होता है, धनावेशित होता है, और यहाँ पे फिर से प्रेरण की घटना होती है। तो प्लस आवेश में चला जाता है, गोले इसमें चला जाता है, और यहाँ से ये अनावेशित होकर फिर नीचे आती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो ये होती है इसकी कार्यविधि। अब इसको लिखना कैसे, वो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, है ना। मैंने अभी क्लियर करवा दिया। लिखना इस तरीके से कि फुहार कंघी C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है, जिसके कारण इसके नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। फलस्वरूप यहाँ पे एक पवन, वैद्युत पवन चलने लगती है जो धनावेश युक्त होती है। जब बेल्ट का भाग इसके सामने आता है, फुहार कंघी के सामने आता है, तो वो धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित भाग, बेल्ट का धनावेशित भाग जब संग्राहक कंघी C2 के सामने आता है, तो प्रेरण की घटना द्वारा संग्राहक कंघी C2 के निचले सिरों पर ऋणावेश और गोले के बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। संग्राहक कंघी C2 के ऋणावेश के कारण पुनः वैद्युत पवन चलने लगती है, जिसमें ऋणावेश होता है, और उस ऋणावेश के कारण बेल्ट का ये धनावेश समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये बेल्ट क्या हो जाता है, यहाँ से उदासीन हो जाता है। और जब बेल्ट का यह भाग पुनः फुहार कंघी C2 के सामने आता है, तो वो धनावेशित होता है, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि वोल्ट या विभवांतर
10 लाख वोल्ट या उससे अधिक उत्पन्न नहीं हो जाए। तो इस तरीके से इसकी कार्यविधि अपन ने अच्छे से क्लियर करी। तो आप डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर करें। अगला पॉइंट देखिए इसका उपयोग, कि इसके उपयोग क्या है। तो जैसा पहला उपयोग तो ये होता है कि इसका विभवांतर उत्पन्न करने में होता है। तो पहला उपयोग बनेगा वॉन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बनेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण आदि कणों को त्वरित करने में होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट होता है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। फिर बात आती है इसके दोष की। तो इसके दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण यह उपयोग करने में असुविधा होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बनेगा दोष में, इसका आकार बड़ा होने के कारण उपयोग करने में असुविधा होती है। दूसरा होता है उच्च विभवांतर या उच्च वोल्ट उत्पन्न होने के कारण या खतरे की संभावना होती है, विस्फोट होने की संभावना होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने वॉन डी ग्राफ जनरेटर आज अच्छे से क्लियर करा है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक क्लियर करवाए। फर्स्ट करवाया था मैंने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें डेरिवेशन बनता है, तो आप वो अच्छे से क्लियर करें। सेकंड मैंने वॉन डी ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो पूरा थ्योरेटिकल होता है। तो आप लोगों को यहाँ कुछ भी याद नहीं करना है, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा है कि आप लोग अगर डायग्राम से इसको करते हैं, इसकी कार्यविधि भी आप डायग्राम से अगर करते हैं तो बहुत सरल तरीके से आप उसको याद रख सकते हो और अब कभी भी आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगी। तो आप लोग एग्जाम में भी डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें लिख पाएंगे।